हेलो एवरीवन। बसंत पंचमी की आप सबको असीमित आकाश भर शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा आप सब बनी रहे। कुछ भी शुरू करने से पहले माँ सरस्वती की आराधना आज के दिन आप सब करते हैं। आशा है आप सब ने माँ सरस्वती की आराधना आज की होगी। माँ सरस्वती से एक गुरु होने के रूप में प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दे, आपको उच्चतम कोटि का विवेक प्रदान करे, आप अपने बुद्धि द्वारा अपने जीवन की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आज के दिन जो है एक हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसका आज जन्म होता है या जो आज माँ सरस्वती की आराधना करता है, माँ सरस्वती की जिस पर असीम अनुकंपा होती है, वह दुनिया में अपनी ख्याति को प्राप्त करता है। तो उसमें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जितने आज महत्वपूर्ण हैं हमारे सामने, 1000 से अधिक रचनाएं उन्होंने लिखी, परंतु उन्होंने अगर हिंदी साहित्य में केवल 3 रचनाएं लिखी होती तो आज भी वो उतने ही प्रसिद्ध होते जितने आज हैं। उनकी पहली रचना एक जो है वरदे वीणा वादिनी। आज हम किसी भी सभा, बौद्धिक सभा का जो प्रारंभ करते हैं तो उसमें वरदे वीणा वादिनी से ही शुरुआत करते हैं। एक उनकी रचना राम की शक्ति पूजा और एक रचना सरोज स्मृति। कभी समय मिला तो मैं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति पर भी आपसे चर्चा करूँगा। आज मैं आप सबको माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, ऐसी एक प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती से। और आज एक जो आपके टॉपिक मतलब यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम की अवधारणा, सीखने की अवधारणा। तो आप किस चीज़ से सीखते हैं, इस प्रक्रिया को मैं आपको आज थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा कि हम अपन सीखते कैसे हैं, अधिगम की अवधारणा क्या है, यानी सीखने का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने 2 यूनिट आपकी लगभग कंप्लीट कर दी है, जिसमें एक 2 यूनिट का लास्ट चैप्टर जीन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट था, संज्ञानात्मक विकास का कॉन्सेप्ट था, मैंने उसका PDF दिया था। समय मिलते ही मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आप सबके सामने पहुंचाऊंगा। तो मैं आपको आज जो है तीसरे यूनिट का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, इसको आज अपन बसंत पंचमी के दिन इसकी शुरुआत करते हैं कि सीखने की कॉन्सेप्ट क्या होती है, कैसे सीखा जाता है, और ये आसान सी चीज़ें हैं, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए इसमें शुरुआत करते हैं अपन सीखने की जो है कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको सामान्य दशा में अधिगम के बारे में भी बताया है और अवधारणा के बारे में भी मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट को अपन संकल्पना भी बोल सकते हैं और संप्रत्यय भी बोल सकते हैं, है ना। और जैसे कैसे अपन परिकल्पना, कल्पना, संकल्पना, सिद्धांत, नियम तक की यात्रा भी करते हैं, इस चीज़ पे भी मैंने आपसे चर्चा कर रखी है। तो आइए मैं अपन बताते हैं कि जो है कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग क्या है। सामान्य अर्थों में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको सीखना कहा जाता है। सामान्य अर्थ में व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहा जाता है, यानी अधिगम कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। अब व्यवहार में परिवर्तन, अब ये देखो सामान्य अर्थों में व्यवहार को, ये सामान्य अर्थ है, व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने नशीले पदार्थ को खा लिया और फिर जो है उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया वह जो है सीखने की क्रिया में शामिल नहीं होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैं इसको जब इसकी अर्थ और विशेषता को बताऊंगा तो मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करूंगा। व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं सामान्य दशा में उसको सीखना कहा जाता है। इसको अपन जैसे अपन शिक्षा मनोविज्ञान में जब चलते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो अधिगम से तात्पर्य होता है, सीखने से तात्पर्य होता है, केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होता है तथा उसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। अब ये चीज़ आपको समझनी है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम से तात्पर्य केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होते हैं और उसका उद्देश्य जो है बालक को समायोजन में मदद करना होता है। अब अभ्यास, किसी भी चीज़ को अपन अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा जो है ककहरा लिखना सीख रहा है या वर्णमाला लिखना सीख रहा है या गिनती लिखना सीख रहा है तो वह लगातार अभ्यास करता है और एक दिन वह बहुत ही अच्छी और सुंदर सुडौल राइटिंग में, लिखावट में वह लिखना सीख लेता है अनुभव के द्वारा। जैसे कोई छोटा बच्चा है और वह जो है बिल्ली के साथ खेलने गया और बिल्ली मान लो भूखी है और बिल्ली ने उसको पंजा लगा दिया, अब वह बिल्ली से डर गया
तब वो उसने डरना अपने अनुभव से सीख लिया। बिल्ली से डरना उसने अनुभव से सीख लिया। जैसे कोई बालक गया और उसने गर्म तवे पे हाथ रख दिया और उसने महसूस किया उसकी त्वचा जली, तो अपना उसने हाथ हटाया। अब ये चीज़ें सीखना जो है अनुभव से होता है। तो जो भी परिवर्तन होते हैं व्यवहार में, उसको अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होते हैं और उनका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम इसी चीज़ को लेकर चलता है। ठीक है, जैसे अगर यानी इसको आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, जो अब अंग्रेजी वाले विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में भी इसको देख सकते हैं कि लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर एज अ फंक्शन फॉर प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस विद अ व्यू टू मेक एडजस्टमेंट इन द इन्वायरमेंट। इस चीज़ को भी आपको समझना है। इसी आधार पर कुछ विद्वान हैं जो अधिगम की परिभाषाएं देते हैं। मैं उनसे परिभाषाओं से आपको रूबरू कराता हूं। तो पहली जो परिभाषा आती है ये जो है सार्टेन, नॉर्थ और स्ट्रैंड एंड चैपमैन की परिभाषा है, जो 1973 में इन लोगों ने परिभाषा दी। तो इस परिभाषा को अपन समझते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी जो भी परिवर्तन, देखो मैंने वही बात कही, इसने वो चारों ने मिलकर एक बात कही कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप, अनुभूति या अभ्यास के द्वारा, अभी मैंने आपको बताया अनुभूति क्या है, अभ्यास क्या है। तो अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में, यानी आपके व्यवहार में जो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन मतलब वो परिवर्तन हमेशा बना रहे। जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी है, तो आपने साइकिल चलानी सीख ली, 20 साल बाद अगर आपको साइकिल नहीं मिली चलाने को, पर 20 साल बाद अगर आपको साइकिल चलाने को मिलती है, आप आसानी से साइकिल चला लेते हैं। ये अस्थायी परिवर्तन है। जो देखो मैंने आपको बताया, पढ़ी हुई चीज़ें भूल सकती हैं, आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं, पर जो सीखी हुई चीज़ें हैं, लर्न की हुई चीज़ें हैं, उसे आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। इसीलिए आप सभी को सीखने पर बल देना चाहिए, ठीक है, और पढ़ने पर चूँकि कम बल दें आप। जैसे बहुत सारे विद्वान हैं, अलग अलग मानना है। अभी आगे अपन इसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर वगैरह पढ़ेंगे। आप सीटेट वगैरह के लिए जाएंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तो उसुबेल वगैरह को पढ़ते हैं, तो वो अधिगम की प्रक्रियाओं को बताते हैं कि किस किस प्रकार से सीखना होता है। वो बाद का विषय है, ये इस चीज़ों को आपको समझना है। तो व्यवहार में जो अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप अस्थायी परिवर्तन होता है, वह अधिगम की एक प्रक्रिया होती है, यानी अधिगम होता है। इस चीज़ को सारनेट बोलता है, नॉर्थ बोलता है, स्ट्रेंज बोलता है और चैंपमैन बोलता है। ठीक है, अंग्रेजी वाले विद्यार्थी भी इसको अंग्रेजी की परिभाषा याद करके समझ सकते हैं। लर्निंग में बी डिफाइंड एज द process by which a relatively enduring change in behavior occurs as the result of experience and behavior। ये सॉर्टेन बोलता है, नॉर्थ बोलता है, स्ट्रेंज बोलता है और चैंपमैन बोलता है। 1973 में ये परिभाषाएं लिखते हैं। अब एक और परिभाषा देख लेते हैं अपन दूसरे विद्वान की, रिली और लेविस की परिभाषा को देख लेते हैं। ये क्या बोलते हैं रिली और लेविस? देखो ये भी यही बोलता है, अभ्यास या अनुभूति से बदल रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट इधर उधर बात, वाक्य बदल रहे हैं, बात एक ही है इनकी। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन, यानी जिसको धारण किया जा सके, यानी जिसको अपनाया जा सके, कोई भी बालक जिसे अपना सके। इसमें व्यक्तिक विभिन्नता को ये जोड़ रहा है। हर व्यक्ति अलग अलग होता है और उसकी व्यक्तिक जो विभिन्नता है, उस विभिन्नता के आधार पर वह बालक किस व्यवहार को धारण कर रहा है, इसकी बात को कह रहा है और उसको बोल रहा है, उसको सीखना या अधिगम कहते हैं। रिली और लेविस आते हैं 1989 में, ये अपनी बात कहते हैं 1989 में, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन सीखना कहलाता है। एज अ रिटेनेबल चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। तो इस चीज़ को आपको समझना है। रिली और लेविस ये जो है 1989 में ये अपनी परिभाषाएं देते हैं। अब इन चीज़ों को देखेंगे अपन, तो जैसे अपन मैं आपको एक बात बताऊं कि इन सभी परिभाषाओं को देखें और चीज़ों को देखें तो अपन 3 चीज़ों पर निर्भर करते हैं, 3 चीज़ों पर आते हैं व्यवहार में। जो परिवर्तन होता है, जैसे पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन, इन 3 चीज़ों को, 3 बातों को देखते हैं। पहली बात को देखते हैं। पहली बात क्या है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है।
यानी अब अधिगम के रूप में सारी परिभाषाओं को देखने में, सारे कॉन्सेप्ट को समझने में, इसकी मीनिंग एंड नेचर को समझने में आपको बस 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अधिगम है क्या। तो 3 तथ्यों पर निकल कर बात आते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो गया। अब देखो, व्यवहार में अच्छा परिवर्तन भी होता है, व्यवहार में बुरा परिवर्तन भी होता है, ठीक है। अब सामाजिक संदर्भ में चले तो जैसे आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास संस्कार हैं, आप सबसे प्यार से बात करते हो, यह आपके अच्छे व्यवहार परिवर्तन है। बुरे व्यवहार परिवर्तन, आप किसी को गाली देते हो, आप सबसे झगड़ा करते हो, ये बुरा व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है। अभी दूसरी बात क्या आते हैं, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। वही बात निकाल के ले आया, अभ्यास। देखो, साधारण शब्दों में भी कहा गया है, आप एक सामाजिक लोकोक्ति के रूप में भी एक जो दोहे आते हैं उनके रूप में भी आप देखते हो, क्या कहा जाता है, करत करत अभ्यास जड़ मति होत सुजान। यानी अभ्यास करने के द्वारा जड़ मतलब मंद बुद्धि का बालक भी सुजान हो जाता है, यानी अच्छे गुणों वाला हो जाता है। अनुभूति के द्वारा, मेरा तो मानना है कि अनुभूति के द्वारा जो सीखने की क्रिया होती है वह जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकती। जैसे बालक दीपक को छूने जाता है, दीपक से जल जाता है, अब वो कभी भी दीपक को छुएगा, समझ में आ रहा। बालक अगर दूध पीता है तो दूध से जल जाता है, अब कभी भी दूध उसको दिखेगा, अगर उसको मट्ठा भी छाछ भी दिख गया तो भी वह उसको फूंक फूंक कर पीता। आप सब कहावत से परिचित हो इन सारी चीज़ों से। अगर मैंने यही बताया कि अगर बालक जो शैशव अवस्था का बालक है और वो बिल्ली के पास गया, बिल्ली भूखी है, बिल्ली को उसने हाथ लगाया, बिल्ली ने पंजा लगाया, वो बिल्ली से डरना सीख गया। पर वो बालक शेर के पास गया, वो जान नहीं रहा शेर इतना शक्तिशाली है, शेर खा पी के मस्त पड़ा हुआ, उसने शेर के साथ छुआ, खेला, कूदा, शेर ने उसको कुछ नहीं किया। अब वो बिल्ली से डरना सीख रहा पर शेर से डरना नहीं सीख रहा। तो अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं, सब हर व्यक्ति के व्यवहार में अलग अलग परिवर्तन आता है, ठीक है। और उसके द्वारा जो वो सीखता है उसको अधिगम के रूप में रखते हैं। एक और बात, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को, अस्थायी परिवर्तन, जैसे आपने रोटी बनाना सीख लिया, आपने खाना बनाना सीख लिया, आपने साइकिल चलाना सीख लिया, समझ में आ रहा, आपने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आपने भाषा सीख ली। जैसे गांव में देखते हो बहुत सारे लोग जो हैं जो स्कूल नहीं गए हैं पर फिर भी वह उस क्षेत्र की या क्षेत्रीय भाषा को या मातृभाषा को सीख कर रखते हैं, और वह अपने अनुभव के द्वारा भी चीज़ों को सीखते हैं और वो चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा पड़ी रहती हैं। यानी जो भी अधिगम है वह जो है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, इन तीनों चीज़ों के आधार पर अपन अधिगम को समझ सकते हैं। इसके आगे मैं आपको जो है कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ जो व्यवहार में, जिनको अपन विशेषता के रूप में अपन देख सकते हैं अधिगम की। जैसे पॉइंट टू पॉइंट इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया कि मनुष्य आजीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है, जीवन पर्यंत सीखता रहता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ कुछ सीखता है। 1973 में हॉरलॉक आता है, अपनी परिभाषा चेंज करके बोलता है क्या, कि मनुष्य बालक जो है गर्भ धारण से लेकर और मृत्यु तक हर क्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो आप चीज़ को ये समझ लीजिए कि जो है अधिगम की जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं, यानी हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं अपेक्षाकृत, उनको अपन जो है क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। फिर एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है अधिगम की जब बात अपन करते हैं, अधिगम के द्वारा व्यक्ति को समायोजन, एडजस्टमेंट व अनुकूलन में सहायता मिलती है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझनी है। अधिगम लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। अधिगम के द्वारा व्यवहार के सभी क्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन लाए जाते हैं, यानी जितना आवश्यक है उतना ही परिवर्तन लाया जाता है व्यवहार के सभी क्षेत्रों में। व्यवहार के सभी क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे ज्ञानात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, ये व्यवहार के क्षेत्र हैं। आगे जब आप सेकेंड ईयर में चलोगे तो मैं आप सबको ये ज्ञानात्मक और क्रियात्मक और भावात्मक पर डिटेल स्टडी कराऊंगा। अब देखो, एक बात मैं आपको जो बता रहा था वो कहना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। व्यवहार में जो परिवर्तन बीमारी या थकान या नशीले पदार्थ के कारण होता है उसे अधिगम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करके रखनी है। यानी व्यवहार में हमारा जो परिवर्तन होता है बीमारी के कारण हो, थकान के कारण हो, नशीले पदार्थ के कारण हो, उसको जो है शिक्षा मनोविज्ञान में या बाल मनोविज्ञान में जो है अधिगम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखना, ठीक है। फिर एक और बात अगर अपन चलते हैं, क्या, जो अधिगम की क्रिया होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक
दोनों रूपों में हमको देखने को मिलती है। अधिगम जो है औपचारिक रूप में भी देखने को मिलता है, अनौपचारिक रूप में देखने को मिलता है। औपचारिक रूप का अनुभव अधिगम क्या है, जैसे यह अधिगम कक्षा तथा क्षेत्र में दिया जाता है। अनौपचारिक अधिगम, जैसे यह अधिगम माता पिता से मिल सकता है, आस पड़ोस से मिल सकता है, दोस्तों से मिल सकता है, समाज से मिल सकता है, आदि से मिल सकता है। ये अनौपचारिक अधिगम है। समझ में आ रहा है? जैसे क्लासरूम में आपने वर्णमाला लिखना सीखा, ठीक है, ये आपकी जो है क्या बोलते हैं जो औपचारिक अधिगम हो गया। आपने एक एक क्लास को आगे, एक कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और यहाँ तक कि बीएड तक की यात्रा की, आपने औपचारिक अधिगम के रूप में आया, इसको आपका बराबर एक सर्टिफिकेट मिला। अब जो अनौपचारिक अधिगम की बात आते हैं, यानी जो आपने माता पिता से संस्कार सीखे, जैसे किसी का पैर छूना, किससे कैसे बातें करनी है, बड़ों का कैसे आदर करना है, छोटों को कैसे सम्मान देना है, ये जो सारी चीज़ें सीखी हैं आपने माता पिता, आस पड़ोस और दोस्तों से सीखी हैं। इस प्रक्रिया को अनौपचारिक अधिगम के रूप में मिलते हैं। किसी का पैर छूने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं औपचारिक और अनौपचारिक चीज़ों के रूप में, इसको जानना है। एक और चीज़ें जिसके कथन और कारण में चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज के रूप में आती हैं। इसको मैं आपके साथ कुछ डिफाइन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। जैसे जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, अभी तो परीक्षा का प्रारूप चल रहा है कि उम्मीद है आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूपों में होगी। जो परीक्षा अभी आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगी, जैसे उसमें आपको 6 प्रश्न आ सकते हैं और 3 प्रश्न आपको करने होंगे। फिर आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, तो 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे और उसके आपको आंसर करने होंगे। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसको तो आप अपने थ्योरिकल फॉर्म में लिख लेते हो, पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न अधिकतर जो है कॉन्सेप्ट आधारित होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। यानी कहने का मतलब आप कितना जानते हैं, इससे प्रश्नों के जो है प्रकार निर्भर नहीं करते, आप कितना समझते हैं इस पर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न निर्भर करते हैं। तो आपको अपनी समझ बढ़ानी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम कराना है, टीचिंग। जैसे आप अपने टीचिंग की बात करते हो कि टीचिंग क्या चीज़ है, तो एक लाइन में मैं इसको आगे डिटेल स्टडी कराऊंगा, इसका एक पेपर ही आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो शिक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य अधिगम कराना होता है। ये तो कथन हो गया आपका, और ये कथन सही भी है, पर इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ रीज़न देखो, क्योंकि बिना अधिगम के व्यवहार को उत्कृष्ट नहीं बनाया जा सकता है, इसका अब ये कारण है। यानी बिना अधिगम के, बिना किसी चीज़ को सीखे हुए व्यवहार को आप अपने उत्कृष्ट सुपर नहीं बना सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, कथन और कारण के रूप में जानना है। एक और बात आती है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात सही है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन, इसी कथन के कारण, यही कारण है कि मनुष्य या बालक आजीवन विभिन्न सामाजिक नियमों, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि को सीखता है। यानी बालक जिस समाज में रहेगा उसके नियम सीखेगा, उसकी प्रथाओं को सीखेगा, उसकी रूढ़ियों को सीखेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बात रही आपके अधिगम की। तो मैंने आपको जो है अधिगम कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या चीज़ है इसके बारे में मैंने आपको समझाया। इसके बाद जो है मैं आपको अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें आपके जो मतलब आपको मेन पढ़ने हैं किसके रेफरेंस में, थॉर्नडाइक के रेफरेंस में, पॉलोव के रेफरेंस में और थिंक स्किनर के रेफरेंस में। तो इसको जैसे ही समय मिलता है मैं आगे आपकी वीडियोस के साथ आपको शेयर करूंगा इस चीज़ को। और जैसे ही कुछ क्लियर हो जाता है विश्वविद्यालय द्वारा, अभी किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, जैसे ही कोई ऑफिशियल बात आती है तो मैं आपको एक मॉडल पेपर के रूप में भी आपको बताऊंगा और आपके सारे क्वेश्चंस को देने का प्रयास करूंगा। और जो भी आपके जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो सिलेबस के 40% भाग से आएंगे। जैसे 5 यूनिट है आपका, तो 2 यूनिट से प्रश्न आ सकते हैं, 2.5 यूनिट तक जा सकता है, हो सकता है एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। पर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपके एंड टर्म एग्जाम के 5 यूनिट से होंगे, ऐसी संभावना चल रही है। इसका मैं मॉडल पेपर जल्द ही तैयार करने वाला हूँ, जैसे ही ऑफिशियल तैयार ही है, मतलब ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। और फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा कि नहीं जानते हुए भी प्रश्न को सही कैसे किया जा सके, ठीक है, उस करीब करीब कैसे पहुंचा जा सके। तो आप अपने जैसे क्वेश्चंस को डिफाइन करके कैसे आप वहाँ पहुँचते हो, ये सारी चीज़ें मैं इसका एक पेपर ही दूंगा और आपका एक टेस्ट भी करा लूँगा इस प्रक्रिया में। और हो सकता है कि उम्मीद रखिए, वैसे उसके लगभग बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आ भी जाते हैं, तो आपका एक मॉडल पेपर होगा, इस चीज़ को मैं आपसे साझा करूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आशा है कि आप सभी
को माँ सरस्वती की आप सबने आराधना की होगी और माँ सरस्वती का असीम आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। ऐसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू एवरीवन।